नमस्कार साथियों। आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी विद्रोही। आज 10 साल से जब्त कर रहा हूँ अपने इस नन्हे से हृदय में अग्नि का दहक हुआ कुंड छिपाए बैठा हूँ। संसार में कहीं शांति होगी, कहीं सैर तमाशे होंगे, कहीं मनोरंजन की वस्तुएं होंगी। मेरे लिए तो अब यही अग्नि रहस्य है और कुछ नहीं। जीवन की सारी अभिलाषाएं इसी में जलकर राख हो गई। किससे अपनी मनोव्यथा कहूँ, फायदा ही क्या। जिसके भाग्य में रुदन अनंत रुदन हो, उसका मर जाना ही अच्छा है। मैंने पहली बार तारा को उस वक्त देखा जब मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरे पिता आगरे के एक अच्छे डॉक्टर थे। लखनऊ में मेरे एक चाचा रहते थे। उन्होंने वकालत में काफी धन कमाया था। मैं उन दिनों चाचा के साथ ही रहता था। चाचा की कोई संतान न थी, इसलिए मैं ही उनका वारिस था। चाचा और चाची दोनों मुझे अपना पुत्र समझते थे। मेरी माताजी बचपन में ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। मात्र स्नेह का जो कुछ प्रसाद मुझे मिला वह चाची जी की शिक्षा थी, वही भिक्षा थी। वही भिक्षा मेरे उस मात्र प्रेम से वंचित बालपन की सारी विभूति थी। चचा साहब के पड़ोस में हमारी बिरादरी के एक बाबू साहब रहते थे। वह रेलवे विभाग में किसी अच्छे ओहदे पर थे। 250 पाते थे। नाम था विमल चंद्र। तारा उन्हीं की पुत्री थी। उस वक्त उसकी उम्र 5 साल की होगी। बचपन का वह दिन आज भी आंखों के सामने है, जब तारा एक फ्रॉक पहने, बालों में एक गुलाब का फूल गुथे हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कह नहीं सकता क्योंकि मैं उसे देखकर झपसा गया। मुझे वह देव कन्या सी मालूम हुई, जो उषा काल के सौरभ और प्रकाश से रंजित आकाश से उतर आई हो। उस दिन से तारा अक्सर मेरे घर आती। उसके घर में खेलने की जगह न थी। चाचा साहब के घर के सामने लंबा चौड़ा मैदान था, वहीं वो खेला करते थे। धीरे धीरे मैं भी उससे मानूस हो गया। मैं जब स्कूल से लौटता तो तारा दौड़कर मेरे हाथों से किताबों का बस्ता ले लेती। जब मैं स्कूल जाने के लिए गाड़ी पर बैठता तो वह भी आकर मेरे साथ बैठ जाती। एक दिन उसके सामने चाची ने चचा जी से कहा, तारा को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। क्यों कृष्णा, तू तारा से ब्याह करेगा? मैं मारे शर्म के अंदर भाग गया, लेकिन तारा वहीं खड़ी रही, मानो चाची ने उसे मिठाई देने को बुलाया हो। उस दिन से चचा और चाची में अक्सर यही चर्चा होती, कभी सलाह के ढंग से, कभी मजाक के ढंग से। उस अवसर पर मैं तो शर्माकर बाहर भाग जाता था, पर तारा खुश हो जाती थी। दोनों परिवारों में इतना घराफा बात न थी। तारा के माता पिता को तो इसका पूरा विश्वास था कि तारा से मेरा विवाह होगा। मैं जब उनके घर जाता तो मेरी बड़ी आवभगत होती। तारा की माँ उसे मेरे साथ छोड़कर किसी बहाने से टल जाती थी। किसी को अब इसमें शक ना था कि तारा ही मेरी हृदयेश्वरी होगी। एक दिन उस सरला ने मिट्टी का एक घरौंदा बनाया। मेरे मकान के सामने नीम का पेड़ था, उसी की छांव में वो घरौंदा तैयार हुआ। उसमें कई जरा जरा से कमरे थे, कई मिट्टी के बर्तन, एक नन्ही सी चारपाई थी। मैंने जाकर देखा तो तारा घरौंदा बनाने में तन्मय हो रही थी। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आई और बोली, कृष्णा चलो हमारा घर देख लो, मैंने अभी बनाया है। घरौंदा देखा तो हंसकर बोला, इसमें कौन रहेगा तारा? तारा ने ऐसा मुंह बनाया मानो यह व्यर्थ का प्रश्न था। बोली, क्यों, हम और तुम कहाँ रहेंगे? जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो हम लोग इसी घर में आकर रहेंगे। वो देखो तुम्हारी बैठक है, तुम यहीं बैठकर पढ़ोगे। दूसरा कमरा मेरा है, इसमें बैठकर मैं गुड़िया से खेलूंगी। मैंने हंसी करके कहा, क्यों, क्या मैं सारी उम्र पढ़ता ही रहूंगा और तुम हमेशा गुड़िया से ही खेलती रहोगी? तारा ने मेरी तरफ इस ढंग से देखा जैसे मेरी बात नहीं समझी। पगली जानती थी कि जिंदगी खेलने और हंसने के लिए ही है। यह न जानती थी कि एक दिन हवा का एक झोंका आएगा और इस घरौंदे को उड़ा ले जाएगा। इसी के साथ हम दोनों भी कहीं से कहीं जा उड़ेंगे। इसके बाद मैं पिताजी के पास चला आया और कई साल पढ़ता रहा। लखनऊ की जलवायु मेरे अनुकूल न थी, या पिताजी ने मुझे अपने पास रखने के लिए यह बहाना किया था।
मैं निश्चय नहीं कह सकता। इंटरमीडिएट तक मैं आगरा में ही पढ़ा, लेकिन चाचा साहब के दर्शनों के लिए बराबर जाता रहता था। हर एक ताती में लखनऊ अवश्य आता और गर्मियों की छुट्टी तो पूरी लखनऊ में ही कटती थी। एक छुट्टी गुजरते ही दूसरी छुट्टी आने के दिन गिनने चले जाते। मुझे एक दिन की भी देर हो जाती तो तारा का पतरा पहुंचता। बचपन से उस सरल प्रेम में अब जवानी का उत्साह और उन्माद था। वे प्यारे दिन क्या भूल सकते हैं। वही मधुर स्मृतियां अब इस जीवन का सर्वस्व है। हम दोनों रात को सबकी नजरें बचाकर मिलते और हवाई किले बनाते। इससे कोई यह ना समझे कि हमारे मन में पाप था, कदापि नहीं। हमारे बीच में एक भी शब्द ऐसा, एक भी संकेत न आने का पता तो हम दूसरों के सामने ना कर सकते जो उचित सीमा के बाहर होते। यह केवल वह संकोच था जो इस अवस्था में हुआ करता है। शादी हो जाने के बाद भी तो कुछ दिनों तक स्त्री और पुरुष बड़ों के सामने बातें करते ल जाते हैं। हाँ, क्या कहूँ, तारा का हृदय कितना पवित्र था। अब मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री कैसे पुरुष पर नियंत्रण कर सकती है, कुत्सित को कैसे पवित्र बना सकती है। एक दूसरे से बातें करने में, एक दूसरे के सामने बैठे रहने में हमें असीम आनंद होता था। फिर प्रेम की बातों की जरूर वहाँ पदार्थों को कौन हाथ लगा सकता था। प्रेम की बातों की जरूर वहाँ होती है जहाँ अपने अखंड अनुराग, अपनी अतुल निष्ठा, अपने पूर्ण आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाना होता है। हमारा संबंध तो स्थिर हो चुका था, केवल रस्में बाकी थी। वह मुझे अपना पति समझते थे, मैं उसे अपनी पत्नी समझता था। ठाकुर जी का भोग लगाने के पहले थाल के पदार्थों में कौन हाथ लगा सकता है। हम दोनों में कभी कभी लड़ाई भी होती थी और कई कई दिनों तक बातचीत की नौबत न आती, लेकिन ज्यादती कोई करे, मनाना उसी को पड़ता था। मैं जरा सी बात पर तिनक जाता था। वो हंसमुख थी, बहुत ही सहनशील, लेकिन उसके साथ ही मानिनी भी परले सिरे की। मुझे खिलाकर भी खुद न खाती, मुझे हंसाकर भी खुद न हंसती। इंटरमीडिएट पास होते ही मुझे फौज में एक जगह मिल गई। उस विभाग के अफसरों में पिताजी का बड़ा मान था। मैं सार्जेंट हो गया और सौभाग्य से लखनऊ में मेरी नियुक्ति हो गई। मुँह मांगी मुरीद पूरी हो गई, मगर विधि विधान कुछ और ही षड्यंत्र रच रहा था। मैं तो इस ख्याल में मगन था कि कुछ दिनों में तारा मेरी होगी। उधर दूसरा ही गुल खिल गया। शहर के एक नामी रईस ने चाचा जी से मेरे विवाह की बात छेड़ दी और 20,000 दहेज का वचन दिया। चाचा जी के मुंह से लार टपक पड़ी। सोचा, यह आसातीत रकम मिलती है, इसे क्यों छोड़ूं। विमल बाबू की कन्या का विवाह कहीं न कहीं हो ही जाएगा। उन्हें सोचकर जवाब देने का वादा करके विदा किया और विमल बाबू को बुलाकर बोले, आज चौधरी साहब कृष्णा की शादी की बातचीत करने आए थे। आप तो उन्हें जानते ही हैं, अच्छे रईस हैं, 20,000 दे रहे हैं। मैंने कह दिया है, सोचकर जवाब दूंगा। आपकी क्या राय है, यह शादी मंजूर कर लूं? विमल बाबू ने चकित होकर कहा, यह क्या आप फरमाते हैं? कृष्णा की शादी तो तारा से ठीक हो चुकी है ना? चाचा साहब ने अनजान बनकर बोला, यह तो मुझे आज मालूम हो रहा है। किसने ठीक किया ये शादी? आपसे तो मुझसे इस विषय में कोई भी बातचीत नहीं हुई। विमल बाबू जरा गर्म होकर बोले, जो बात आज 10 साल से सुनता हूँ, क्या उसकी तस्दीक भी करनी चाहिए थी? मैं तो इसे तय समझे बैठा हूँ। मैं ही क्या, सारा मोहल्ला तय समझ रहा है। चाचा साहब ने बदनामी के भय से जरा दबक कर कहा, भाई साहब, हक तो यह है कि मैं जब कभी इस संबंध की चर्चा करता था दिल लगी के तौर पर, लेकिन खैर मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। आप पुराने मित्र हैं, मैं आपके साथ सब तरह की रियायत करने को तैयार हूँ। मुझे 8,000 मिल रहे हैं, आप मुझे 7,000 दे दीजिए या 6,000 दे दीजिए। विमल बाबू ने उदासीन भाव से कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सचमुच दहेज मांग रहे हैं? चाचा जी ने माथा सिकोड़ा, गाड़े हमारे और आपके बीच में यह प्रश्न खड़ा होगा। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, 10-5,000 में आपका कुछ न बनेगा। हाँ, यह रकम मेरी सामर्थ्य से बाहर है। मैं तो आपसे दया की भिक्षा मांग सकता हूँ। आज 10-12 साल से हम कृष्णा को अपना दामाद समझते आ रहे हैं।
आपकी बातों से भी कई बार इस तस्दीक हो चुकी है। कृष्णा और तारा में जो प्रेम है वह आपसे छिपा नहीं है। ईश्वर के लिए थोड़े से रुपयों के वास्ते कई जनों का खून न कीजिए। चाचा साहब ने दृढ़ता से कहा, विमल बाबू, मुझे खेद है कि मैं इस विषय में और नहीं दब सकता। विमल बाबू जरा तेज होकर बोले, आप मेरा गला घोट रहे हैं। क्या आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि कितनी रियायत कर रहा हूँ। विमल, क्यों ना हो आप मेरा गला घोटे और मैं आपका एहसान मानूं। मैं इतना उदार नहीं हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतने लोभी हैं तो आपसे दूर ही रहता। मैं आपको सज्जन समझता था। अब मालूम हुआ कि आप कौड़ियों के गुलाम हैं। जिसकी निगाह में मरवत नहीं, जिसकी बात का कोई विश्वास नहीं, उसे मैं शरीफ नहीं कह सकता। आपको अख्तियार है कृष्णा बाबू की शादी चाहे जहाँ करें, लेकिन आपको हाथ न मलना पड़े तो कहिए। तारा का विवाह तो कहीं न कहीं हो ही जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो किसी अच्छे घर में ही होगा। संसार में सज्जनों का अभाव नहीं है, मगर आपके हाथ अपयश के सिवा और कुछ न लगेगा। चाचा साहब ने धोरिया चढ़ाकर कहा, अगर आप मेरे घर में ना होते तो इस अपमान का जवाब कुछ देता। विमल बाबू ने छड़ी उठा ली और कमरे से बाहर जाते हुए बोला, आप मुझे क्या जवाब देंगे। आप जवाब देने के योग्य ही नहीं हैं। उसी दिन शाम को जब मैं बैरक आया और जलपान करने के विमल बाबू के घर जाने लगा तो चाचा ने कहा, कहाँ जाते हो। विमल बाबू से और तुम्हारे चाचा जी से आज एक झड़प हो गई है। मैंने ठिठक कर ताजुब से कहा, झड़प हो गई, किस बात पर। चाचा ने सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया और विमल को जितने काले रंगों में रख सकी रंगा। तुमसे क्या कहूँ बेटा, ऐसा मोफर तो आदमी ही नहीं देखा। हजारों ही गालियां दी, लड़ने पर आमादा हो गया। मैंने 1 मिनट तक सन्नाटे में खड़े रहकर कहा, अच्छी बात है, वहां न जाऊंगा, बैरक जा रहा हूँ। चाची बहुत रोई चिल्लाई, पर मैं एक क्षण भी न ठहरा। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई मेरे हृदय में भाले भोंक रहा हो। घर से बैरक तक पैदल जाने में शायद मुझे 10 मिनट से ज्यादा न लगे होंगे। बार बार जी झुंझलाता था। चाचा साहब पर नहीं, विमल बाबू पर भी नहीं, केवल अपने ऊपर। क्यों मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर चाचा साहब से कह दूं, कोई मुझे लाख रुपए दे तब भी मुझे शादी नहीं करना। मैं क्यों इतना रपोत, इतना तेजहीन, इतना दब्बू हो गया। इसी क्रोध में मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा और सारा वृत्तांत सुनाने के बाद अंत में लिखा, मैंने निश्चय कर लिया है कि कहीं और शादी ना करूंगा, चाहे मुझे आपकी अवज्ञा ही क्यों ना करनी पड़े। उस आवेश में मैं ना जाने क्या क्या लिख गया, अब याद भी नहीं। इतना ही याद है कि 10-12 पन्ने 10 मिनट में लिख डाले। संभव होता तो मैं यही सारी बातें तार से भेजता। 3 दिन मैंने बड़ी व्याग्रता के साथ काटे, उसका केवल अनुमान किया जा सकता है। सोचता तारा हमें अपने मन में कितना नीच समझती रही होगी। कई बार जी में आया कि चलकर उसके पैरों पर गिर जाऊं और कहूं, देवी मेरा अपराध क्षमा कर दो। चाचा साहब के कठोर व्यवहार की परवाह न करो, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ। चाचा साहब मुझसे बिगड़ जाएं, पिताजी घर से निकाल दें, मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें खोकर मेरा जीवन ही खो जाएगा। तीसरे दिन पत्र का जवाब आया। रही सही आशा भी टूट गई। वही जवाब था जिसकी मुझे शंका थी। लिखा था, भाई साहब मेरे पूज्य हैं, उन्होंने जो निश्चय किया है उसके विरुद्ध में एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकता, और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उन्हें नाराज ना करो। मैंने उस पत्र को फाड़कर पैरों से कुचल दिया और उसी वक्त विमल बाबू के घर की तरफ चला। उस वक्त अगर कोई मेरा रास्ता रोक लेता, मुझे धमका के उधर मत जाओ, मैं विमल बाबू के पास जाकर ही दम लेता और आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। पर वहां मना करने वाला कौन बैठा था। कुछ दूर चलकर हिम्मत हार बैठा, लौट पड़ा। कह नहीं सकता क्या सोचकर लौटा। चाचा साहब की अप्रसार भर भी भय ना था। अब मेरे दिल में जरा भी इज्जत ना थी। मैं उनकी संपत्ति को ठुकरा देने को तैयार था। पिताजी के नाराज हो जाने का भी डर था। संकोच केवल यह था, कौन मुंह लेकर जाऊं। आखिर मैं उन्हीं का भतीजा तो हूँ। विमल बाबू मुझसे मुखातिब न हुए तो जाते दुत्कार दिया तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और क्या रह जाएगा। सबसे बड़ी संख्या यह थी कि तारा ही मेरा तिरस्कार कर बैठे तो मेरी क्या गति होगी। हाय आंध तारा, निष्ठुर तारा, अबोध तारा, अगर तूने उस वक्त 2 शब्द लिखकर मुझे तसल्ली दे दी होती
तो आज मेरा जीवन कितना सुखमय होता। तेरे मौन ने मुझे मटिया मेट कर दिया, सदा के लिए, सदा के लिए। दोस्तों, यह कहानी अभी काफी लंबी है, इसलिए इस कहानी को मैंने 2 भागों में बांटा है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी विद्रोही। अगला भाग जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।